Good morning students. In today's video lesson we are starting another mathematical tool that is differentiation. After that we will do the integration and then vectors. So three important mathematical tools are still are yet to be studied. The first one is differentiation, second one is integration and third one is vectors. Okay, so let's study about the differentiation. डिफ्रेंशिएशन क्या होता है उसको समझने के लिए सबसे पहले आपको ये समझना पड़ेगा कि ये एक मैंने यहाँ पे टूल दिखाया है। ये टूल हम बहुत जनरल लाइफ के अंदर यूज़ करते हैं। इसको हम हथौड़ी बोलते हैं अपनी हिंदी के अंदर, या हैमर बोला जाता है। ठीक है, ये कहाँ काम आता है? तो ये जब भी कोई बड़ी प्रॉब्लम होती है, फॉर एग्जांपल कोई बड़ा पत्थर है, उस बड़े पत्थर को चॉप करके मतलब उसको काट के आपको कहाँ यूज़ करना है, किसी छोटी जगह के ऊपर यूज़ करना है, तो उस बड़ी प्रॉब्लम को छोटी प्रॉब्लम्स के अंदर चॉप करने के लिए काम आता है। उसको हम लोग बोलते हैं हैमर बोलते हैं। ठीक है, आपने जनरली देखा होगा मिस्त्री वगैरह जब भी चिनाई करते हैं, ठीक है, या घर बना रहे हैं किसी का, तो वहाँ पे जो ईंटों की चिनाई की जाती है, वहाँ ईंट जब कोई ईंट बड़ी होती है और उस जगह के ऊपर छोटी ईंट चाहिए, तो वहाँ हम लोग ये वाला पोर्शन यूज़ करते हैं। ठीक है, इस पोर्शन से उस ईंट को हम लोग उतने ही साइज़ के अंदर कट ऑफ कर देते हैं जितना हमें उस पर्टिकुलर जगह के लिए चाहिए। तो मतलब ये है कि डिफ्रेंशिएशन भी कुछ ऐसा ही टूल है। इट सॉल्व्स ए डिफ़िकल्ट प्रॉब्लम बाई चॉपिंग इट ऑफ। ठीक है, उस प्रॉब्लम को हम लोग चॉप कर देते हैं। चॉप करने का मतलब होता है छोटे छोटे पार्ट्स के अंदर क्या कर देना, डिवाइड कर देना। तो डिफरेंशिएशन भी एक ऐसा टूल है जो एक बड़ी प्रॉब्लम को छोटे पार्ट्स के अंदर क्या कर देगा, डिवाइड कर देगा। फिर हम उसके अलग अलग पार्ट्स को सोल्व करेंगे और फिर उन सभी पार्ट्स को पाइल अप करने के लिए, जोड़ने के लिए हम और एक और मैथमेटिकल टूल यूज़ करेंगे जिसको एंटी डिफरेंशिएशन या एंटी डेरिवेटिव या इंटीग्रेशन बोला जाता है। ठीक है, तो डिफरेंशिएशन एंड इंटीग्रेशन एक दूसरे के रिवर्स टूल्स होते हैं। ठीक है, इनको हम रिवर्सली यूज़ करते हैं। ठीक है, इंटीग्रेशन को एंटी डेरिवेटिव भी बोलते हैं। ठीक है, ओके, अब हम स्टार्ट करते हैं डिफरेंशिएशन को। डिफरेंशिएशन स्टार्ट करने से पहले आपको दो नोटेशन समझनी पड़ेंगी। उनमें से फर्स्ट नोटेशन होगी, एक को हम लोग बोलते हैं फाइनाइट डिफरेंस, एक को बोला जाता है फाइनाइट डिफरेंस, और एक को हम लोग बोलते हैं इनफाइनाइटेसिमल डिफरेंस। इनफाइनाइटेसिमल डिफरेंस। ठीक है, ये दो डिफरेंस हम लोग रिपीटेडली फिजिक्स के अंदर क्या करते हैं, यूज़ करते हैं। ठीक है, तो फाइनाइट डिफरेंस तो क्या होता है, द फाइनाइट डिफरेंस बिटवीन टू वैल्यूज ऑफ फिजिकल क्वांटिटी। ठीक है, जब भी दो क्वांटिटीज़ के बीच में फाइनाइट डिफरेंस होगा तो हम लोग उसको रिप्रेजेंट करते हैं डेल लेटर से रिप्रेजेंट करते हैं। फॉर एग्जांपल, एक आपके पास कोई y1 वैल्यू है, y एक्सिस के ऊपर मतलब y एक्सिस के ऊपर दो वैल्यूज गिवन है, y1 और y2। ठीक है, लेट y2 की वैल्यू आपने कोई ले रखी है 100 के बराबर, और y1 की वैल्यू आपने ले रखी है, एक बार आपने y1 की वैल्यू लेट वी से 50 ले ली है, एक बार y1 की वैल्यू आपने लेट वी से 99 लेनी है, एक बार y1 की वैल्यू आपने और कोई लेट वी से 30 ले ली है। उस केस के अंदर अगर y1 और y2 के बीच में डिफरेंस निकालना होगा तो आप इसको लिखोगे y2 माइनस y1। ठीक है, सिंस y2 आपके पास 100 गिवन है, y1 की वैल्यू एक बार 50 लोगे तो आपके पास ये डिफरेंस 50 आ जाएगा। क्लियर है, एक बार आप लोगे 99 लोगे तो ये डिफरेंस आपके पास 1 आ जाएगा, 30 लोगे तो ये डिफरेंस आपके पास 70 आ जाएगा। ये जो डिफरेंस है y2 और y1 की, इस डिफरेंस को हम लोग बोलते हैं स्मॉल डिफरेंस बोला जाता है। लेकिन स्मॉल ज़्यादा स्मॉल भी नहीं है, इसको हम लोग फाइनाइट डिफरेंस बोलेंगे। इस फाइनाइट डिफरेंस को हम लोग इस डेल वेक्टर से क्या करते हैं, रिप्रेजेंट करते हैं। डेल लेटर बोला जाता है इसको। ठीक है, इसका पूरा नाम होता है डेल्टा, डेल्टा से रिप्रेजेंट किया जाता है। तो इसका मतलब ये हो गया, फिजिक्स के अंदर जब भी कोई बड़ा डिफरेंस होता है, तो बड़ा और फाइनाइट डिफरेंस होता है, उसको हम लोग डेल लेटर से रिप्रेजेंट करते हैं। सेकेंडली आपके पास इसको बोलते हैं इनफाइनाइटेसिमल डिफरेंस। ठीक है, इनफाइनाइटेसिमल स्मॉल डिफरेंस भी बोला जाता है इसको। इनफाइनाइटेसिमल स्मॉल डिफरेंस का मतलब होता है व्हेन द डिफरेंस बिटवीन टू वेरिएबल्स इज वेरी स्मॉल। ठीक है, लेट वी से एक बार आपने y2 की वैल्यू कंसीडर कर ली है लेट वी से 100 के बराबर। ठीक है, एज वी टेक इन द अबव एग्जांपल। ठीक है, ऐसे ही आपने y1 की वैल्यू कंसीडर कर ली है लेट वी से 99.99999, ऐसे आपने कंसीडर कर लिया। ठीक है, तो जब भी हम लोग यहाँ y2 माइनस y1 फाइंड आउट करेंगे, ठीक है, तो वहाँ y1 माइनस y2 करेंगे तो 100 में से 99.99999 एंड सो ऑन तक अगर हम लोग क्या करेंगे, सब्ट्रैक्ट करते हैं, तो आपके पास जो
डिफरेंस आएगा, वो डिफरेंस होगा 0.00000 ऐसा होता होता लास्ट के अंदर लेट वी से 001 तक जाएगा, ठीक है। तो उस टाइम के ऊपर ये वाला डिफरेंस बहुत छोटा डिफरेंस होगा, और जब भी फिजिक्स के अंदर छोटे डिफरेंस को डिनोट करना होता है तो हम उसको dy लेटर से रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है। तो यही आपको समझाना था। जब भी फिजिक्स के अंदर स्मॉल डिफरेंशिएशन करना होगा या डिफरेंशिएशन ओवर स्मॉल लिमिट करना होगा तो हम dy करेंगे, और जब एक फाइनाइट डिफरेंस मान लेते हैं, नोटिसेबल डिफरेंस है, तो उसको हम लोग डेल लेटर से रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है। फिजिक्स के अंदर ज्यादातर एवरेज डिफरेंस को फाइंड आउट करने के लिए डेल लेटर का यूज किया जाता है, और इंस्टेंटेनियस डिफरेंस को फाइंड आउट करने के लिए, इंस्टेंटेनियस इंटीग्रेशन को फाइंड आउट, डिफरेंशिएशन को फाइंड आउट करने के लिए आप लोग dy वर्ड यूज करते हो, मतलब छोटा चेंज यूज करते हो। क्लियर है? तो ये आपको पहले क्लियर होना चाहिए। दिस नोटेशन, डी नोटेशन इज फॉर द स्मॉल चेंज, and capital del या del notation is for the bigger change or bigger difference between the two quantity, bigger and finite difference। ओके ओके, अब डिफरेंशिएशन क्या है इसके बारे में देखते हैं। देखो क्या है डिफरेंशिएशन। डिफरेंशिएशन है क्या? एक टूल है, आपने कहा था डिफरेंशिएशन एक मैथमेटिकल टूल है विच कनेक्ट्स द टू वेरिएबल्स y एंड x, जो दो वेरिएबल्स को कनेक्ट करता है। फॉर एग्जांपल आपको डिफरेंशिएशन फाइंड आउट करना है, डिफरेंशिएशन ऑफ y विद रेस्पेक्ट टू x, ठीक है। तो इसका मीनिंग समझते हैं, डिफरेंशिएशन ऑफ y विद रेस्पेक्ट टू x क्या होता है, ठीक है। तो इसको मैं एक एग्जांपल में कन्वर्ट कर देता हूं। लेट x को मैं एक वेरिएबल ले लेता हूं, उसको मैं टाइम बोल देता हूं, क्लियर है। और y को एक वेरिएबल ले लेता हूं, उसको मैं बोल देता हूं पर्सनस हाइट, ठीक है। तो अगर हम लोग किसी पर्सन की हाइट को टाइम के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट कर रहे हैं, ठीक है, तो लिखा कैसे जाएगा? इसको लिखा जाएगा d/dt। जब भी हम लोग टाइम के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन करते हैं d/dt वर्ड यूज करते हैं। एंड इफ वी आर डिफरेंशिएटिंग द हाइट ऑफ ए पर्सन, देन वी विल राइट इट एज डिफरेंशिएशन ऑफ हाइट विद रेस्पेक्ट टू टाइम। इट सिंपली मीन्स we want to calculate how does that person's height change with respect to time, ठीक है। it is clear that this height or this differentiation is always comes out to be positive in case of a person, ठीक है। कि एक पर्सन के केस के अंदर ये जो रेट ऑफ चेंज ऑफ का हाइट है, हाइट का ये जो डिफरेंशिएशन ऑफ हाइट है विद रिस्पेक्ट टू टाइम, ये पॉजिटिव आने वाला है। द रीजन बिहाइंड इट, हर पर्सन की हाइट क्या होती है? इंक्रीज होती है, किसके रेस्पेक्ट में? टाइम के रेस्पेक्ट में, ठीक है। या हर पर्सन का मतलब यहाँ पे मैं मान लेते हैं एक 10 ईयर किड के बारे में बात कर लेता हूँ, टीनेजर के बारे में डिस्कस कर लेता हूँ। तो उसके केस के अंदर अगर उसकी हाइट मान लेते हैं अगले 10 साल तक उसकी हाइट इंक्रीज होने वाली है, तो अगर हम कैलकुलेट करते हैं रेट ऑफ चेंज ऑफ दैट टीनेजर्स हाइट विद रेस्पेक्ट टू टाइम, दिस इज गोना बी पॉजिटिव, ठीक है। पॉजिटिव का मतलब उसकी हाइट धीरे धीरे, मतलब बहुत ही इनफाइनाइटेसिमली स्मॉल डिफरेंस आएगा उसकी हाइट के अंदर, और उसकी हाइट धीरे धीरे इंक्रीज होती जा रही है, ठीक है। अब सेकंड थिंग है कि ये जो डेल टी आपने लिया है, ये कितना बड़ा डिफरेंस है, ठीक है। अगर आप उस पर्सन की हाइट कैलकुलेट कर रहे हो विद रेस्पेक्ट टू 10 ईयर्स, ठीक है, 10 ईयर्स के कंपेरिजन में, ठीक है, इन दैट केस उस पर्सन की हाइट है ना इजीली नोटिसेबल होगी, तो वहां पे आप लोग डेल एच डिवाइडेड बाई डेल टी भी यूज कर सकते हो, ठीक है। मीनिंग समझो, जब भी आपको फॉर एग्जांपल उस टीनेजर को कोई उसका रिलेटिव है, उसने 10 साल पहले देखा था और फिर वो 10 साल बाद देख रहा है, ठीक है। तो उस 10 साल पहले देखा था और 10 साल बाद देख रहा है, उसके बीच में, उसकी हाइट के बीच में एक बड़ा सा डिफरेंस आया होगा। उस हाइट, उस मान लेते पहले उस टीनेजर की हाइट लेटवी से उस जब पहले देखा था तो वो 4 फीट का था, क्लियर है। और 10 साल बाद जब उसको ऑब्जर्व किया गया तो लेटवी से वो हो गया 6 फीट टॉल हो गया वो, ठीक है। तो आफ्टर 10 ईयर्स, आप ये बोलोगे इन दैट केस आफ्टर 10 ईयर्स द चेंज इन हाइट ऑफ दैट टीनेजर, ठीक है। चेंज इन हाइट को आप किससे लिखते होगे? डेल एच से। चेंज इन हाइट ऑफ दैट टीनेजर विद रेस्पेक्ट टू टाइम, टाइम के कंपैरिजन में कितना हो गया? 2 फीट के बराबर हो गया, क्लियर है। 2 फीट का चेंज आया है उसके हाइट के अंदर, और विद रेस्पेक्ट टू टाइम करते हो तो डिवाइडेड बाई 10 लिख देते हो, तो आपका ये आ जाएगा 1/5 फीट पर ईयर, ठीक है। उसका क्या है? चेंज इन द हाइट आ गई, ठीक है। तो कई बार हाइट जब नोटिसेबल होगी, कई बार जब चेंज किसी ऑब्जेक्ट के अंदर नोटिसेबल चेंज होगा, फाइनाइट चेंज होगा, तो उसको डेल लेटर से रिप्रेजेंट करेंगे। और जब चेंज बहुत कम होता है, लेट मी से मैं बोल देता हूं रेट ऑफ चेंज ऑफ द हाइट ऑफ दैट टीनेजर
विद रिस्पेक्ट टू लेट वी से 1 डे, ठीक है, एक दिन में कितना हाइट चेंज होती है, ठीक है, तो उस टीनेजर की एक दिन के अंदर हाइट चेंज इनफाइनाइटेसिमली स्मॉल, ठीक है, नियरली इक्वल टू 0 हो रही होगी, मतलब हाइट चेंज हो रही होगी लेकिन बहुत छोटा चेंज आया है, तभी आपने क्या यूज किया, डी वर्ड यूज किया। तो पहले ये बात क्लियर करो, डिफरेंशिएशन के अंदर डेल वर्ड इज यूज्ड वेयर change in any variable y with respect to x is taking place and that change is quite noticeable change, उस change को हम लोग easily क्या कर पा रहे हैं, नोटिस कर पा रहे हैं। Secondly, if that change or that variable is changing with respect, that y variable is changing with respect to x and that change in the y variable is very very small, that is infinitesimally small, in that case डिफरेंशिएशन के अंदर हम लोग स्मॉल डी लेटर क्या करते हैं, यूज करते हैं, ठीक है। लेकिन ऐसा हरदम जरूरी नहीं है कि हरदम डिफरेंशिएशन रेट ऑफ चेंज ऑफ हाइट विद रिस्पेक्ट टू टाइम क्या होगा, हरदम पॉजिटिव होगा। हाइट के केस में ये चीज ठीक है, टाइम के केस में ये चीज ठीक है, क्लियर है, ईयर्स के केस में ये चीज ठीक है, लेकिन हर ऑब्जेक्ट नहीं होता है। फॉर एग्जांपल हम वेलोसिटी एक क्वांटिटी बताते हैं, तो वेलोसिटी विद रिस्पेक्ट टू टाइम कैन इंक्रीज एंड डिक्रीज, इसका मतलब रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी विद रिस्पेक्ट टू टाइम है, दैट मे बी पॉजिटिव, दैट मे बी नेगेटिव, जिसको हम लोग 9th क्लास में आप पढ़ के आए हो, एक्सेलरेशन बोलते हैं। तो एक्सेलरेशन कैन बी पॉजिटिव, कैन बी नेगेटिव और इवन जीरो भी एक्सेलरेशन हो सकता है किसी चीज का, ठीक है। तो ये एक सिंपल सा इंट्रोडक्शन था डिफरेंशिएशन के लिए, और आपको ये समझ में आना चाहिए कि बड़े डिफरेंस को हम लोग डेल लेटर से रिप्रेजेंट करते हैं एंड स्मॉल डिफरेंस रिप्रेजेंटेड बाय स्मॉल डी लेटर, क्लियर है। ओके, तो हम लोग लिखेंगे कैसे, अगर डिफाइन करना हो तो डिफरेंशिएशन को हम डिफाइन करेंगे, डिफरेंशिएशन ऑफ वेरिएबल y विद रिस्पेक्ट टू x इज द इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ चेंज ऑफ y विद रिस्पेक्ट टू x, ठीक है। तो डिफरेंशिएशन इज इंस्टेंटेनियस चेंज, instantaneous change of a variable y with respect to x के कंपैरिजन में, ठीक है। इंस्टेंटेनियस चेंज ऑफ ए वेरिएबल y विद रेस्पेक्ट टू x, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, डिफरेंशिएशन बोला जाता है, ठीक है। तो डिफरेंशिएशन फाइनाइट और इनफाइनाइट स्मॉल डिफरेंस के टर्म्स के अंदर हम लोग एक्सप्रेस करते हैं, ठीक है। अब आपको पढ़ा रहे एवरेज और इंस्टेंटेनियस, देखो। ओके स्टूडेंट, इस केस के अंदर आपको मैं चेंज पढ़ा रहा हूँ। चेंज दो टाइप के होते हैं फिजिक्स के अंदर, एक तो बोला जाता है एवरेज रेट ऑफ चेंज ऑफ, और एक को बोलते हैं हम लोग इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ चेंज, ठीक है। इन दोनों के अंदर ही लास्ट 3 लेटर्स हैं, वो लास्ट 3 वर्ड्स है, वो है रेट ऑफ चेंज। रेट ऑफ चेंज का मतलब होता है फिजिक्स के अंदर when any variable is changing with respect to another variable, let me say when velocity changing with respect to time, तो उस केस के अंदर आप बोलोगे instantaneous change of velocity या instantaneous rate of change of velocity, क्लियर है। ओके, मान लेते वेलोसिटी एवरेजली चेंज हो रही है तो आप बोलोगे एवरेज रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी, ऐसे बोला जाएगा, ठीक है। तो रेट ऑफ चेंज ऑफ वर्ड का मतलब, अगर रेट ऑफ चेंज ऑफ मान लेते हैं टाइम के रेस्पेक्ट में बोल रहे हैं तो इसके लिए लिखा जाना चाहिए या तो डेल ओवर डेल टी नोटेशन आनी चाहिए, सिर्फ रेट ऑफ चेंज ऑफ की नोटेशन, या इंस्टेंटेनियस के लिए लिखोगे तो डी बाई डी टी आना चाहिए। ये आपकी रेट ऑफ चेंज ऑफ का जो मैथमेटिकल नोटेशन है ना, वो ये है, ठीक है। रेट ऑफ चेंज ऑफ व्हेन टेकन इन केस ऑफ एवरेज तो हो जाएगा डेल बाई डेल टी, रेट ऑफ चेंज ऑफ व्हेन टेकन इन केस ऑफ इंस्टेंटेनियस तो ये बन जाएगा छोटा चेंज, तो इसको बोल दिया जाएगा डी बाई डी टी के बराबर, क्लियर है। ओके, अब हम कैलकुलेट करते हैं कि एवरेज रेट ऑफ चेंज कैसे निकाला, फाइंड आउट किया जाता है, ठीक है। तो इसको पढ़ने के लिए एवरेज रेट ऑफ चेंज क्या होता है, तो मान लेते हैं आपके पास एक y फंक्शन था। फंक्शन वाला जो मैथमेटिकल टूल था वो हमने डिफरेंशिएशन से पहले इसीलिए पढ़ाया था ताकि आप इजीली अंडरस्टूड कर पाओ इस चीज को, ठीक है। देखो y इज इक्वल टू आपके पास था f ऑफ x, एक मैंने फंक्शन ले लिया है, ठीक है। तो आप इसको पढ़ोगे y इज f ऑफ x इज ए फंक्शन, ये क्या हो गया, फंक्शन हो गया, ठीक है। लेट वी से व्हेन दिस फंक्शन इज प्लॉटेड बिटवीन x एंड y एक्सिस, ठीक है। जब इस फंक्शन को आपने x और y एक्सिस के बीच में क्या किया है, प्लॉट किया है, तो उस केस के अंदर लेट वी से ग्राफ ऐसा कुछ आया था, ऐसा ग्राफ आया था, क्लियर है। अब ऐसा ग्राफ आने के पीछे रीजन क्या था कि आपने जो भी फंक्शन लिया था, मान लेते वो एक्सपोनेंशियल फंक्शन था, आपने ग्राफ पढ़ चुके हो, ठीक है। ऐसा ग्राफ किसके लिए आता था, अगर मैं इसको यहाँ टच कर देता, ठीक है, तो ऐसा ग्राफ हो जाता है किसके लिए, एक्सपोनेंशियल फंक्शन पढ़ा था आपने, एक्सपोनेंशियल ग्रोथ पढ़ी थी आपने, उसके लिए ऐसा फंक्शन आता था, क्लियर है। तो ये कोई पर्टिकुलर फंक्शन के लिए मैंने ग्राफ प्लॉट किया। अब मान लेते आपसे ये पूछा जाए कि यहाँ इस ग्राफ के अंदर वैल्यू ऑफ y is changing with respect to x, then x is called
इंडिपेंडेंट वेरिएबल, हियर y इज कॉल्ड डिपेंडेंट वेरिएबल, ठीक है। तभी y इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स लिखा हुआ है। अब मान लेते हैं आपको 2 पॉइंट इसके अंदर चूज कर लिए हैं, एक आपने इस कर्व के ऊपर a पॉइंट चूज कर लिया है, एक आपने b पॉइंट चूज कर लिया है, क्लियर है। a पॉइंट के ऊपर लेट मी से फंक्शन है या a पॉइंट के ऊपर कोऑर्डिनेट्स हैं, वो आपने ले लिए लेट मी से x1 y1 कोऑर्डिनेट ले लिए, क्लियर है। और b पॉइंट के कोऑर्डिनेट ले लिए आपने x2 y2, ये कोऑर्डिनेट हो गए आपके पास b पॉइंट के लिए, क्लियर है। ओके, तो आप अगर आपसे ये पूछा जाए कि फाइंड द रेट ऑफ चेंज ऑफ दिस फंक्शन विद या इन बिटवीन x1 एंड x2, y1 एंड y2, मतलब x1 से जब x2 तक वो फंक्शन चेंज हुआ, y1 से y2 तक जब वो फंक्शन चेंज हुआ, तो उस फंक्शन के अंदर उस फंक्शन का रेट, एवरेज रेट ऑफ चेंज निकालो, ठीक है। तो एवरेज रेट ऑफ चेंज निकालने के लिए आपने पहले तो a पॉइंट से दोनों तरफ x और y एक्सिस के ऊपर एक परपेंडिकुलर डाल दिया, सिमिलरली आपने y एक्सिस से एक तो b पॉइंट के ऊपर परपेंडिकुलर डाल दिया, और एक बार b पॉइंट से x एक्सिस के ऊपर आपने परपेंडिकुलर डाल दिया, ठीक है। ये दोनों आपने परपेंडिकुलर डाल दिए, ये आपकी x एक्सिस, ठीक है। अब था क्या, देखा जाए तो यहाँ x1 था इसका a पॉइंट के लिए कोऑर्डिनेट, यहाँ x एक्सिस के ऊपर x2 था, यहाँ y एक्सिस के ऊपर y1 था, और यहाँ y एक्सिस के ऊपर ये b पॉइंट का कोऑर्डिनेट था y2 के बराबर। आपको फाइंड आउट करना है एवरेज रेट ऑफ चेंज ऑफ, ठीक है, एवरेज रेट ऑफ चेंज। एवरेज रेट ऑफ चेंज फाइंड आउट करने के लिए आपको करना पड़ेगा, यहाँ पे रेट ऑफ चेंज निकाल रहे थे, ये बात तो क्लियर है कि किसी ना किसी का चेंज आएगा। तो हम यहाँ किसका, y का चेंज आ रहा है विद रिस्पेक्ट टू x, तो यहाँ पे हम लिखेंगे चेंज इन y, ठीक है, चेंज इन द वैल्यू ऑफ y या चेंज इन y लिख देते हैं, डिवाइडेड बाई चेंज इन x लिख देते हैं, चेंज इन x, ठीक है। तो x लिख दिया आपने यहाँ पे, क्लियर है। उसके बाद अगर ये चेंजेस जो हम लोग देख रहे हैं, सिंस दीज चेंजेस आर फाइनाइट चेंजेस, तो हमने फाइनाइट चेंजेस को लिखना सीखा था डेल y डिवाइडेड बाई डेल x, इसको हम लोग बोलेंगे फाइनाइट चेंज इन y विद रिस्पेक्ट टू द फाइनाइट चेंज इन x बोला जाएगा, ठीक है। और इसको कैलकुलेट कैसे करेंगे, तो इसको कैलकुलेट करने के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, देखना इंपॉर्टेंट टर्म है ये, यहाँ से मैंने इसको आगे बढ़ा दिया, ठीक है। इस एवरेज रेट ऑफ चेंज को फाइंड आउट करने के लिए लेट वी मीट ए एंड बी पॉइंट, ठीक है, विद ए स्ट्रेट लाइन कोड, ठीक है। एक स्ट्रेट लाइन से मैंने ए और पी पॉइंट को क्या कर दिया, मिला दिया, ठीक है। अब आप लोग यहाँ पे देख रहे होगे BMA एक ट्राइंगल बना हुआ है, यहाँ पे मैं इसको सॉलिड कर देता हूँ, ये BMA ट्राइंगल है आपके पास, ठीक है। ये डॉटेड लाइन में एज इट इज छोड़ देता हूँ। इस BMA ट्राइंगल के अंदर अगर आपको डेल y निकालना है, तो डेल y क्या है, b और m के बीच की डिस्टेंस है ना, उसको हम बोलेंगे डेल y, मतलब ये रेट चेंज इन y है, ठीक है। अगर आपको डेल x निकालना है, तो am है ना, वो आपके पास डेल x है, इसको हम बोलेंगे चेंज इन x, ओके। तो डेल y हो गया, ये हो गया चेंज इन y, इसको हम लोग इस ट्राइंगल का परपेंडिकुलर बोल सकते हैं। डेल x हो गया, वो हो गया डेल am, दैट इज इस ट्राइंगल का हम लोग, इस ट्राइंगल का उसके लिए हम लोग क्या बोल सकते हैं, बेस बोल सकते हैं, ठीक है। और परपेंडिकुलर डिवाइड बाई बेस डिसाइड हुआ, लेट मी से ये कोड वाली लाइन थीटा डिग्री का एंगल बना रही है AM वाली लाइन से, ठीक है। तो परपेंडिकुलर डिवाइडेड बाई बेस आपको पता है कौन सा थीटा होता है, tan थीटा होता है, क्लियर है। और हम बोलते हैं tan थीटा से हम लोग किसी भी ग्राफ के अंदर उस ग्राफ का क्या डिसाइड करते हैं, स्लोप। तो यहाँ किसका स्लोप हो जाएगा, दिस tan थीटा वुड बी स्लोप ऑफ कोड AB, ठीक है, स्लोप ऑफ कोड AB, ठीक है। AB का क्या निकाल देंगे, स्लोप निकाल देंगे। तो बड़ी सिंपल सी बात है, जब भी किसी पर्टिकुलर ग्राफ के लिए एवरेज रेट ऑफ चेंज निकालना हो, उस केस के अंदर हम क्या फाइंड आउट कर देते हैं, स्लोप ऑफ कोड निकाल देते हैं। जब भी कोई कर्व लाइन होती है, उस कर्व लाइन के बीच में किसी भी 2 पॉइंट के बीच में एवरेज रेट ऑफ चेंज निकालना हो, तो उन कर्व लाइन को एक कोड से, एक स्ट्रेट लाइन कोड से हम लोग क्या कर देते हैं, ज्वाइन कर देते हैं। और ज्वाइन करने के बाद, ठीक है, उस लाइन को कंसीडर करते हैं, वहां पे एक ट्राइंगल बनाते हैं, उस ट्राइंगल का सिंपल tan थीटा निकालेंगे, तो दैट tan थीटा विल गिव द स्लोप ऑफ कोड, और आपको एवरेज रेट ऑफ चेंज के बारे में बता देगा, ठीक है। एक बार इंपॉर्टेंट, एवरेज रेट ऑफ चेंज का मतलब क्या होता है, जब भी आपके पास टाइम इंटरवल लेट वी से 10 मिनट्स का हो, ठीक है, 10 आवर्स का हो, ठीक है, और आपके पास लेट वी से 10 सेकंड्स का टाइम इंटरवल हो, उस केस के अंदर भी एवरेज रेट, मतलब जब भी आपके पास डिफरेंस इन टाइम, डिफरेंस इन x विद रिस्पेक्ट टू y दोनों फाइनाइट चेंजेस के अंदर आते हैं, तो वहां पे हम लोग एवरेज रेट ऑफ चेंज फाइंड आउट करते हैं, ठीक है। तो एवरेज है वो इंटरवल के लिए डिफाइन किया जाता है। नेक्स्ट हम स्टडी कर रहे हैं इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ चेंज, ठीक है। तो यहाँ मैं लिख देता हूं इसको, ठीक है। यहाँ हमने कैसे कैलकुलेट किया एवरेज रेट ऑफ चेंज को, एवरेज रेट ऑफ चेंज कैन बी कैलकुलेटेड बाय कैलकुलेटिंग द स्लोप ऑफ
ए बी, स्लोप ऑफ कॉर्ड ए बी, स्लोप ऑफ कॉर्ड ए बी। क्लियर है? ये नेक्स्ट है इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ चेंज। ठीक है, इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ चेंज का मतलब क्या है? देखो, इंस्टेंट वर्ड का मतलब होता है किसी भी पॉइंट ऑफ टाइम के ऊपर किसी की डिफरेंशिएशन या किसी का वैल्यू फाइंड आउट करना। ठीक है, जनरली मैं आपको एक एग्जांपल दूं तो आपको समझ में आएगा। 9th क्लास के अंदर आप लोग पढ़ते थे, उसके अंदर एक मीटर होता था जिस मीटर को हम पढ़ते थे स्पीडोमीटर। ठीक है, तो हम लोग जब भी स्पीडोमीटर के बारे में डिस्कस करते थे हम बोलते थे स्पीडोमीटर मेजर्स द इंस्टेंटेनियस स्पीड ऑफ एनी व्हीकल। ठीक है, किसी भी व्हीकल की उस इंस्टेंट ऑफ टाइम के ऊपर क्या फाइंड आउट करता है? स्पीड फाइंड आउट करता है। ठीक है, तो हम लोग इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ चेंज कैसे फाइंड आउट करें? देखो, मैं सेम फंक्शन ले लेता हूं। आपके पास जो वाई एफ ऑफ एक्स फंक्शन था जो आपने एवरेज रेट ऑफ चेंज में लिया था, उसी फंक्शन को मैं कंसिडर कर लेता हूं, वाई एफ ऑफ एक्स। अगर इस फंक्शन को मैं प्लॉट करता हूं तो डेफिनेटली इस फंक्शन की लाइन वैसे ही आएगी, ऐसे लाइन आएगी। ठीक है, लेकिन अब की बार आपको इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ चेंज निकालना है। इसका मतलब आपको चेंज निकालना है किसी पॉइंट पी के ऊपर, लेट मी से। ठीक है, तो पी पॉइंट के ऊपर चेंज निकालने के लिए क्या होता है? एक सिंपल, ये बहुत ही सिंपल सा रूल होता है। इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ चेंज निकालने के लिए आप लोग क्या करते जाते हो? अगर जेन्युइनली बताऊं तो मैं इसको थोड़ा और डिटेल में समझाऊं तो, ठीक है, देखो, सबसे पहले मान लेते हैं आपके पास क्या था? रेट ऑफ चेंज में ए और बी पॉइंट था। ठीक है, तो ए और बी पॉइंट के लिए आपने एवरेज चेंज डिसाइड किया डेल वाई डिवाइडेड बाई डेल एक्स, ये डिसाइड किया था। ठीक है, ये आपने लिखा था एवरेज रेट ऑफ चेंज। ठीक है, तो मैं इसको लिख देता हूं एवरेज। ठीक है, ये एवरेज चेंज आपने निकाला था, एवरेज चेंज लिख देता हूं। ठीक है, एवरेज चेंज आपने निकाला था डेल वाई ओवर डेल एक्स। ठीक है, अगर मैं यहाँ पे क्या लगा देता हूँ, लेट मी से आपके पास डेल वाई कौन सा था? ये जो आपके पास डिफरेंस था यहाँ से यहाँ तक, इसको आप लोग डेल एक्स बोल रहे थे। ठीक है, और ये जो आपके पास डिफरेंस था यहाँ से यहाँ तक, इसको हम लोग डेल वाई बोल रहे थे। ठीक है, अब आप लोग एवरेज रेट ऑफ चेंज को इंस्टेंटेनियस में कैसे कन्वर्ट कर सकते हो? ये जो डेल एक्स इंटरवल है ना, दिस इंटरवल इज मेड स्मॉल एज पॉसिबल। इस इंटरवल को हम लोग जितना छोटा कहेंगे ना उतना छोटा करते जाएंगे, इंस्टेंटेनियस चेंज निकल जाएगा। ठीक है, तो इसी के ऊपर अगर मैं एक लिमिट लगा दूं कि डेल एक्स की वैल्यू, दैट इज चेंज इन द वैल्यू ऑफ एक्स, इज मेड नियरली इक्वल टू जीरो, इसको बोलते हैं व्हेन डेल एक्स टेंड्स टू जीरो। ठीक है, तो जब भी डेल एक्स की वैल्यू जीरो के टेंड्स टू जीरो का मतलब जीरो के नजदीक पहुंच जाएगा, जीरो नहीं बनेगा, उस केस के अंदर ये जो डेल वाई ओवर डेल एक्स है ना, यही वर्ड किसके अंदर चेंज हो जाता है? इंस्टेंटेनियस चेंज के अंदर कन्वर्ट हो जाता है। ठीक है, तो उसको हम बोलते हैं इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ चेंज। ठीक है, कैसे लिखेंगे? इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ चेंज को एक्सप्रेस करने के लिए हम क्या करते हैं? पहले तो मैं इसी को ले देता हूं एवरेज वाले चेंज को, डेल वाई बाई डेल एक्स, और यहां पे एक लिमिट लगा देता हूं मैं। उस लिमिट को फाइंड आउट करेंगे। लिमिट है आपके पास व्हेन डेल एक्स टेंड्स टू जीरो, जब डेल एक्स की वैल्यू क्या हो जाएगी? जीरो के बराबर। ऐसा होते ही ये डेल वर्ड है ना, ये हट के यहाँ पे क्या आ जाएगा? डी वाई बाई डी एक्स आ जाएगा। ठीक है, अब क्या है डी वाई बाई डी एक्स? इसको ग्राफिकली अगर समझना है तो आपको पी पॉइंट के ऊपर अगर मान लेते हैं क्या करनी थी, इंस्टेंटेनियस चेंज निकालना था। तो देखो, मैं इधर से भी इंटरवल छोटा करता जा रहा हूं, क्लियर है, इधर से भी इंटरवल छोटा करता जा रहा हूं। ठीक है, और हमने कहा था जब तक एवरेज रेट ऑफ चेंज निकलेगा उस पॉइंट तक हम लोग जो भी दो पॉइंट होंगे उनके लिए एक एक कोड है ना उसको मिलाते जाएंगे। तो देखो, जब भी मैं दो कोड्स को मिलाते जा रहा हूं, कोड्स आर बिकमिंग स्मॉल और वो नजदीक आती जा रही है। ठीक है, तो आपके पास ग्राफ क्या था? ग्राफ आपके पास ये वाई एक्सिस था, ये एक्स था, ऐसा कुछ ग्राफ था। तो आपको पी पॉइंट के ऊपर जब भी मान लेते हैं इंस्टेंटेनियस चेंज निकालना है तो सिंपल, जब भी इंस्टेंटेनियस चेंज निकालना हो आपको पी पॉइंट के ऊपर या किसी भी पॉइंट के ऊपर, उस पॉइंट के ऊपर एक टेंजेंट इज ड्रॉन। एक टेंजेंट हम लोग क्या कर देते हैं? ड्रॉ कर देते हैं। टेंजेंट आपको पता है टेंजेंट क्या होती है? स्ट्रेट लाइन विच टचेज द पॉइंट पी और एनी डिफाइंड पॉइंट एट ए गिवन पॉइंट। ठीक है, स्ट्रेट लाइन जो किसी कर्व को एक पॉइंट के ऊपर कट करके जाती है या टच करके जाती है उसको हम लोग क्या बोलते हैं? टेंजेंट लाइन बोलते हैं। अगर वो टेंजेंट लाइन मान लेते हैं एक्स एक्सिस के साथ कितने डिग्री का एंगल बना रहा है? थीटा। तो सिंपल, अगर मैं इस टेंजेंट लाइन का क्या निकाल देता हूं, मतलब इस स्ट्रेट लाइन का टेंजेंट फाइंड आउट कर देता हूं तो आपके पास क्या आ जाएगा? इंस्टेंटेनियस। तो सिंपल, इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ चेंज इज डिफाइंड एज डी वाई बाई डी एक्स। और इसको हम फाइंड आउट कैसे करते हैं? इट कैन बी कैलकुलेटेड बाई कैलकुलेटिंग द स्लोप ऑफ टेंजेंट। इसको हम लोग स्लोप ऑफ टेंजेंट करके हम लोग क्या कर सकते हैं? इसको फाइंड आउट कर सकते हैं। ठीक है, तो जब भी आप लोग किसी भी पर्टिकुलर ग्राफ के लिए क्या फाइंड आउट करते हो, आप किसी भी पर्टिकुलर ग्राफ के लिए स्लोप फाइंड आउट करते हो, लेट मी से
अगर वो स्लोप एक पॉइंट के ऊपर फाइंड आउट किया गया है तो इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ चेंज निकलता है। अगर वो स्लोप एक कॉर्ड के लिए फाइंड आउट किया गया है, ठीक है, तो आपके पास एवरेज रेट ऑफ चेंज निकलता है। तो दोनों चेंज डिफरेंट है, ध्यान रखना है ये चीज, ठीक है। एवरेज रेट ऑफ चेंज डिफरेंट है, इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ चेंज के अंदर स्लोप ही निकालना होता है, लेकिन टेंजेंट लाइन का स्लोप निकालना होता है इसके अंदर कॉर्ड का। तो टेंजेंट लाइन तो एक ही पॉइंट पे टच करती है, किसको, आप बोलोगे किसी भी कर्व को एक पॉइंट पे टच करने वाली लाइन को टेंजेंट बोलते हैं, और कॉर्ड होती है सीकेंट बोलते हैं, ठीक है। सीकेंट लाइन भी बोला जाता है कॉर्ड वाली को, कि जब भी किसी कर्व को एक लाइन दो पॉइंट के ऊपर टच करती है या दो पॉइंट पे कट करती हो, उस लाइन को हम बोलते हैं सीकेंट लाइन। तो शॉर्ट में मैं बोलूं तो मैं बोल सकता हूं, जब भी आपको एवरेज रेट ऑफ चेंज ऑफ निकालना है तो आपको हरदम सीकेंट लाइन का स्लोप फाइंड आउट करना है, ठीक है, सीकेंट लाइन, ठीक है। और जब भी आपको इंस्टेंटेनियस चेंज निकालना है, यू विल ऑलवेज फाइंड आउट द टेंजेंट लाइन, स्लोप ऑफ टेंजेंट लाइन, ठीक है। स्लोप ऑफ टेंजेंट लाइन का क्या निकालोगे, फाइंड आउट करोगे स्लोप। क्लियर है? ओके, अब हम लोग पढ़ेंगे रूल्स ऑफ डिफरेंशिएशन। देखो